बुलेटिन की सबसे पहले खबर नैनीताल से। नैनीताल के भीमताल में एक कार हादसे का शिकार हो गए और इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 3 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे की जानकारी के बाद पुलिस और रेस्क्यू टीम घटनास्थल पर पहुंची, जिसके बाद घायलों को रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया गया। हादसा जिस वक्त हुआ तो रात का वक्त था, तो ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा रेस्क्यू करने में बड़ी दिक्कतें पेश आई, लेकिन उसके बाद भी टॉर्च की लाइटों के बीच में, रोशनी के बीच में रेस्क्यू अभियान चलाया गया। हादसे का शिकार कार हुई, एक शख्स की अभी तक मौत हो गई है। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, क्योंकि खाई में यह कार जा गिरी थी। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। नैनीताल के भीमताल में यह हादसा हुआ, एक कार दुर्घटनाग्रस्त हुई। हादसे के कारण क्या रहे यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि अनियंत्रित होकर एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई या कोई दूसरा कारण था, लेकिन हादसे में एक व्यक्ति की जान चली गई है। अपने पुलिस बल के साथ तत्काल मौके पर पहुंचा और रेस्क्यू किया गया, तो जानकारी करने पर उसमें कुल 4 व्यक्तियों का होना ज्ञात हुआ और उनमें से 3 घायल अवस्था में थे। एक तो साधारण घायल था, उसको उपचार के बाद घर भेज दिया गया। शेष 2 गंभीर घायल थे, उनको सुशीला तिवारी 108 के माध्यम से भेजा गया। सीएम तीरथ सिंह रावत बागेश्वर दौरे पर पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री के साथ जिले के प्रभारी मंत्री बिशन सिंह चुभाल भी मौजूद हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने डिग्री कॉलेज में बने कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया, तो वहीं अधिकारियों से कोविड की रोकथाम के लिए किए गए इंतजामों की जानकारी भी ली। दरअसल पहाड़ी जिलों में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं, जिसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग को मुस्तैदी बढ़ाने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने ट्रॉमा सेंटर में बने डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर में भर्ती मरीजों से मोबाइल फोन पर बातचीत की, उनका हालचाल जाना। तो कुमाऊं के दौरे पर और मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका ये पहला बागेश्वर का दौरा, इसके बाद पिथौरागढ़ भी उनको जाना है, लेकिन बागेश्वर में जब पहुंचे तो कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया और फोन पर उन्होंने मरीजों से बातचीत की, उनका हालचाल जाना। उत्तराखंड में कोरोना के मामलों में अब कमी देखने को मिल रही है। बीते 24 घंटों के भीतर 2903 नए मामले सामने आए। हालांकि 64 लोगों की 24 घंटे में मौत भी हो गई। 24 घंटे में 8164 मरीज अस्पताल से ठीक होकर डिस्चार्ज हुए। साथ ही 17919 लोगों की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। जिलेवार कोरोना के मामलों की अगर हम बात करें तो अल्मोड़ा से 221 केस आए, बागेश्वर जहां मुख्यमंत्री पहुंचे वहां से 40 केस आए, चमोली से 160 केस आए, चंपावत से 89, देहरादून से सबसे ज्यादा 610, हरिद्वार से 465 केस, नैनीताल से 256 केस, पौड़ी से 297 केस, पिथौरागढ़ से 112, रुद्रप्रयाग से 131, टिहरी जिले से 281, उधम सिंह नगर से 183, तो उत्तरकाशी जिले से 58 नए मामले सामने आए। तो कोरोना के मामले भले ही उत्तराखंड में कम हुए हो, लेकिन ब्लैक फंगस के केस तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसे देखते हुए एक तरफ प्रदेश के तमाम अस्पतालों में अलर्ट है, तो वहीं उत्तराखंड में ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने इसे महामारी घोषित कर दिया। प्रदेश सरकार की तरफ से इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। स्वास्थ्य सचिव पंकज कुमार की तरफ से आदेश जारी हुआ है। दरअसल उत्तराखंड में ब्लैक फंगस के केस लगातार सामने आ रहे हैं, मामले बढ़ रहे हैं, मगर प्रदेश में ब्लैक फंगस का इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा, उसकी कमी है। एक बड़ी खबर इस वक्त, उत्तराखंड में भी कोरोना कर्फ्यू आगे बढ़ सकता है। कोविड कर्फ्यू का दायरा, उसकी सीमा, उसकी अवधि बढ़ाई जा सकती है और सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल का बयान आया है, आम लोगों की जान बचाना पहली प्राथमिकता है। सुबोध उनियाल ने कहा, बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं, यानी कि दिल्ली की तरह, उत्तर प्रदेश की तरह उत्तराखंड में भी कोविड कर्फ्यू आगे बढ़ाया जा सकता है और संभवतः 31 तारीख तक, 31 मई तक इसे बढ़ाया जा सकता है। और हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विनोद कुमार देहरादून से जुड़ गए हैं, पंकज राणा हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, सबसे पहले आपके पास आना चाहते हैं, कोविड के क्या केसेस चल रहे हैं, अस्पतालों में क्या स्थिति है वो तो बताएं, लेकिन साथ साथ कोविड कर्फ्यू को लेकर बताएं, क्या निर्णय और कब तक लिया जा सकता है? जी,
राजीव, देखिए पूरे प्रदेश में कोविड कर्फ्यू है और इसका असर अब दिखने लगा है उत्तराखंड में। और यही वजह कि जब राज्य में करीब 9,000 से ज़्यादा केसेस कोरोना के आ रहे थे, लगातार 200 से ज़्यादा मौतें हो रही थी, तो अब जरूर कोरोना का और मौत के जो आंकड़ा है उसका ग्राफ घट चुका है। और पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो करीब 2900 केसेस कोरोना के यहाँ पर आए हैं, 64 लोगों की राज्य में जान गई है। अभी आगामी 25 मई की सुबह तक कोविड कर्फ्यू उत्तराखंड में है और ऐसे में अब राज्य सरकार की ओर से शासकीय प्रवक्ता ने जानकारी दी है कि अभी सबसे पहले जिस तरह से अभी मौजूदा हालात उत्तराखंड के हैं उसको देखते हुए कोविड कर्फ्यू और भी बढ़ाया जा सकता है। हालांकि अभी 25 मई का इंतजार करना होगा कि 25 मई के आसपास ही ये कोविड कर्फ्यू की जो मियाद है उसको बढ़ाई जा सकता है। लेकिन अभी कोविड कर्फ्यू का असर जरूर उत्तराखंड में देखा जा रहा है और जिसके चलते अब मामले घटने लगे हैं, मौत के हों चाहे फिर तमाम केसेस हों। और जिस तरह से अब ब्लैक फंगस को भी महामारी घोषित करने की राज्य सरकार ने घोषणा कर दी है, वो भी एक जरूर चिंताजनक है क्योंकि मामले ब्लैक फंगस के भी उत्तराखंड में देखे जा रहे हैं। लेकिन अब थोड़ी सी राहत जरूर देवभूमि को मिलती जा रही है। ठीक है, कोविड के मामलों में राहत जरूर मिलती दिख रही है। विनोद, आप बता रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहे, पंकज आप भी हमारे साथ बने रहे हैं, तो राहत की बात है कि केसेस कम हो रहे हैं। भले ही इसमें कोविड कर्फ्यू का ज्यादा असर रहा हो कि लोग एक दूसरे से मिले नहीं तो केसेस ज्यादा आने रहे, लेकिन अच्छी बात है केसेस कम हो रहे हैं। सरकार दावा कर रही है कि प्रदेश में कोरोना से बचाव के पुख्ता इंतजाम है, मगर कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए वक्त रहते कोई तैयारी नहीं की, जिसका नतीजा है कि आज प्रदेश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। इसके साथ ही कांग्रेस ने वैक्सीनेशन को लेकर भी सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि वैक्सीनेशन की रफ्तार काफी धीमी है। एक साल का जो अनुभव था उसके आधार पर जो दूसरी लहर को रोकने के लिए व्यवस्थाएं करनी थी उसमें पूरी तरह से गफलत और लापरवाह रही। वो चुनाव रैलियों में मस्त और व्यस्त रहे और उन्होंने जनता के हितों के प्रति उनकी जवाबदेही है उस पर काम नहीं किया और उसका परिणाम है कि आज पूरे देश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर कोरोना का संक्रमण जिस तेजी से लोगों को चपेट में लेकर लोगों की जान पर हावी है और शमशान घाट में जिस ढंग की लाइन लग रही है, तो वो अपने आप में इस बात की गवाह है कि सरकार ने अपनी जिम्मेदारी को ठीक ढंग से निर्वहन नहीं किया। वो समस्या ऑनलाइन एजुकेशन में है, ठीक वही समस्या वैक्सीनेशन में। एंड्रॉयड फ़ोन के बगैर ऑनलाइन जो है कि रजिस्ट्रेशन हो नहीं सकता और जिसका रजिस्ट्रेशन होगा नहीं उसका टीकाकरण नहीं होगा। तो ऐसे में सबको टीकाकरण का जो नारा है 18 से 44 साल हो चाहे 45 से ऊपर हो, ये हवाई है। सरकार असल में ये सब प्रपंच रच करके अपनी कमियों को छुपाना चाहती, क्योंकि वैक्सीन समय से उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार ने जो वैक्सीन निर्माता कंपनियों के साथ टाई अप करना चाहिए था, उनको एडवांस पैसा देना चाहिए था, वो नहीं दिया। हरिद्वार जिले में कोरोना के मामले कम नहीं हो रहे हैं, खासकर ग्रामीण इलाकों में कोरोना तेजी से फैल रहा है। शायद ही कोई ऐसा गांव हो जहां पर लोगों को जुकाम, बुखार या खांसी की दिक्कत ना हो और अभी तक तो सिर्फ गिनती के ही लोगों की टेस्टिंग हो पाई है और अगर टेस्टिंग बढ़ती है तो यकीन मानिए कोरोना का आंकड़ा कहीं ज्यादा होगा। हालांकि मंत्री ये दावा कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से कोरोना की रोकथाम के लिए हर कोशिश की जा रही है। हर गांव के अंदर टेस्टिंग भी तेजी कर दी गई है और जो लोग पॉजिटिव निकलते हैं उनको घर में आइसोलेट करके उनको वहां पर पूरा पैकिंग दिया जाता है सरकार की तरफ से। अगर उसके बावजूद भी वो ठीक नहीं होते तो उनको जो भी उचित स्थान है उनको हॉस्पिटलों में लाकर भर्ती किया जाता है, उनके स्वास्थ्य की देखरेख की जाती है। उत्तराखंड की खबरें आगे आपको दिखाएंगे, लेकिन इस बीच में सीधे आपको झांसी लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। यहाँ पे कर चुका है, लेकिन फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में कुछ अंतर था। फर्स्ट वेव में हमें ऑक्सीजन की किल्लत नहीं हुई, लेकिन सेकेंड वेव में जितनी अधिक संक्रमण था उतनी तेजी के साथ ऑक्सीजन की आपूर्ति की मांग भी बढ़ी और एक प्रकार से क्राइसिस से देखने को मिली। हम आभारी हैं भारत सरकार के जिन्होंने हमें ऑक्सीजन एक्सप्रेस उपलब्ध करवाई, वायुसेना के विमान उपलब्ध करवाए। हम लोगों ने जहां ऑक्सीजन उपलब्ध थी देश में, वहां से ऑक्सीजन एक्सप्रेस के माध्यम से प्रदेश के अलग अलग जनपदों में उपलब्ध करवाने का कार्य किया और आज भारत सरकार के सहयोग से राज्य सरकार और तमाम हमारी अन्य संस्थाएं मिलकर के हर जनपद को ऑक्सीजन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी कार्य कर रही हैं। अकेले इस कमिश्नरी में
15 नए ऑक्सीजन प्लांट लग रहे हैं। झांसी में 6 ऑक्सीजन प्लांट अकेले झांसी में लग रहे हैं। लेकिन हमने थर्ड वेव की भी तैयारी की है। थर्ड वेव के लिए अभी से हर मेडिकल कॉलेज में पीडियाट्रिक आईसीयू के निर्माण की कार्रवाई हमारी प्रारंभ हो चुकी है। हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी, इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में सीएससीज में भी हम इसको फोकस कर रहे हैं। दूर दराज के लोगों को इस ना आना पर बहुत उनको समस्या ना होने पाए, इसके लिए इसको फोकस करते हुए अभी से इस अभियान को हम लोगों ने लिया है। और इसीलिए मैं बुंदेलखंड के प्रवास पे आया हूं। बुंदेलखंड में भी मैंने झांसी, ललितपुर और जालौन की समीक्षा बैठक ली है। टीम ने यहां पर अच्छा करने का प्रयास किया है और उसमें पूरी टीम मिलकर के इस अभियान को आगे बढ़ा रही है। उसके परिणाम भी सामने आए हैं। जो पॉजिटिविटी रेट यहां पर थी उसमें काफी गिरावट आई है। रिकवरी तेजी के साथ यहां पर बढ़ी है। यानी अगर आप देखेंगे कि यहां पे रिकवरी का जो रेट है वह काफी ज्यादा है और उसका परिणाम है कि अब जो एक्टिव केस हैं इस पूरी कमिश्नरी में वे काफी कम हो गए हैं। निगरानी समितियों ने इस दिशा में बेहतर प्रयास किया है। डोर टू डोर सर्वे, स्क्रीनिंग, लक्षण युक्त व्यक्ति को मेडिसिन किट उपलब्ध कराना और आरआरटी की टीम वहां जाकर के 24 घंटे के अंदर टेस्ट कर सके। टेस्टिंग की क्षमता उत्तर प्रदेश ने बढ़ाई है। आज हमारे यहां उत्तर प्रदेश में 3,17,000 टेस्ट हुए हैं, यानी अब तक का रिकॉर्ड टेस्ट है ये। जब कोविड का पहला पेशेंट आया था उत्तर प्रदेश में पिछले वर्ष मार्च 2020 में, तब उत्तर प्रदेश में एक भी टेस्ट नहीं होता था। आज हम एक दिन में 3,17,000 टेस्ट करने की क्षमता विकसित कर चुके हैं। कोविड के बेड्स बढ़ाए जा रहे हैं। हर एक स्तर पर एक नए प्रयास हुए हैं। हमारा प्रयास है, एक एक व्यक्ति का जीवन अमूल्य है, उसको बचाना है और साथ साथ हर व्यक्ति की जीविका को भी बचाना है। हमने इसके लिए कोविड कर्फ्यू लगाया है। कोरोना कर्फ्यू सामान्य जनजीवन प्रभावित हुए बगैर हमारी कोविड संक्रमण की चेन को तोड़ने की जो नीति है उसको हम सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रहे हैं। और कोरोना कर्फ्यू को इसलिए 31 मई तक सुबह 7 बजे तक हम लोगों ने बढ़ाया है। इसमें हमारी आवश्यक सेवाएं चल रही हैं, उद्योग हमारे चल रहे हैं, परिवहन निगम की बसेस उत्तर प्रदेश के अंदर संचालित हो रही हैं, सब्जी मंडी, फल मंडी, गेहूं क्रय केंद्र, कोटे की दुकान, ये सभी हमारे संचालित हो रहे हैं। लेकिन सब में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए व्यवस्था दी गई है। हर एक प्रकार से व्यवस्था प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत मई और जून में हर परिवार को 5 किलो खाद्यान्न पर यूनिट देने की व्यवस्था की। और उत्तर प्रदेश सरकार जून, जुलाई, अगस्त में प्रदेश के अंदर 15 करोड़ लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण करने का कार्य करेगा। 1 जून से हम लोगों ने यह व्यवस्था भी की है कि वैक्सीनेशन का कार्यक्रम भी सफलतापूर्वक आगे बढ़ सके। अब तक हम लोग प्रदेश में 1,62,00,000 लोगों को वैक्सीन दे चुके हैं। 18 से 44 के बीच के जो युवा हैं इनको भी वैक्सीन देने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। अब तक हम लोगों ने 18 से 44 के बीच की उम्र के 10 लाख से अधिक लोगों को, युवाओं को वैक्सीन दिया है। अभी तक हमारे कमिश्नरी मुख्यालय और कुल 23 जनपद हमारे वर्तमान में 18 से 23 उम्र के लोगों, 18 से 44 वर्ष की उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन की कार्रवाई के साथ जुड़े थे। 1 जून से 75 जनपदों में हम वैक्सीनेशन का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। मैंने इस संबंध में माननीय जनप्रतिनिधियों से भी उनकी सक्रियता के साथ जो भूमिका अब तक रही है उसी सक्रियता के साथ वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को सफल बनाने, जीरो वेस्टेज तक पहुंचाने, हर जनपद में न्यायिक अधिकारियों के लिए और मीडिया के लिए अलग से बूथ बनाने और हर यूथ को इसके लिए प्रेरित करने के लिए स्वयं सभी जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया है। और गांव-गांव में भी हम लोगों को प्रेरित कर सकें। कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से ये वैक्सीनेशन का कार्यक्रम हर ग्राम पंचायत में
आगे बढ़ सकें, इस दिशा में भी प्रयास प्रारंभ हो रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आप सबके सहयोग से हम सफलतापूर्वक इस सदी की सबसे बड़ी महामारी का मुकाबला करने और उसके अपेक्षित परिणाम लाने में सफल होंगे। आप सबसे ही मेरी अपील है, ये महामारी एक सामान्य फ्लू नहीं है, इस सदी की एक महामारी है। केंद्र और प्रदेश सरकार पूरी ताकत के साथ एक एक व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिए पूरी ताकत और पूरा संसाधन लगा रही है, और हमारा प्रयास है कि व्यक्ति के जीवन को भी और उसकी जीविका को भी बचाया जाए। आप सबसे मेरा अपील है कि जन जागरण में आपका बहुत बड़ा योगदान है। एक एक व्यक्ति को जागरूक करने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। हर व्यक्ति से हम इस बारे में कहें कि जो चीज पहले वेव से ही जिन बातों के लिए अपील की जा रही है कि हाई रिस्क कैटेगरी के लोग घर के बाहर न निकले, 60 साल से ऊपर के लोग, 10 वर्ष से छोटी उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, कमजोर इम्यूनिटी के लोग, एक या एक से अधिक बीमारियों से ग्रसित कोई भी व्यक्ति है, उन्हें अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ेगी। घर के अंदर रहें, मास्क धारण करें। शेष अन्य लोग अगर आवश्यक नहीं, कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं, तो घर के बाहर न निकले। आवश्यक है तो मास्क लगा करके ही पब्लिक प्लेस पे आए। अगर हम ये सभी लोग इन चीजों के बारे में लोगों को जागरूक कर सकें, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए लोगों को प्रेरित कर सकें, वैक्सीन के साथ सबको जोड़ सकें और वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को भी सफलतापूर्वक आगे बढ़ा सकें, तो इस महामारी से सफलतापूर्वक हर गांव, हर कस्बा, हर जनपद, हर राज्य और पूरा देश सफलतापूर्वक निकल करके इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को परास्त करने में सफल होगा। और हमें विश्वास है कि हम सभी मिलकर के इस महामारी का सफलतापूर्वक मुकाबला करेंगे। धन्यवाद जी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सारी जानकारियां दी कि कैसे सेकेंड वेव से वो लड़ रहे हैं और थर्ड वेव के लिए अभी से क्या क्या तैयारियां की जा रही हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हरिद्वार में कोरोना के मामलों की बात करें तो संख्या तो पहले की तुलना में थोड़े से कम जरूर दिख रहे हैं और कोरोना को काबू करने के लिए कोविड कर्फ्यू यहां पर लगाया गया, लेकिन लोग कोविड कर्फ्यू को नहीं मान रहे। कोरोना से लोग बेपरवाह हैं। यहां सब्जी मंडी में लोगों की भीड़ दिखाई दी। सुबह के समय सब्जियां खरीदने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। कोरोना के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ती दिखाई दी। न सोशल डिस्टेंसिंग और कुछ ने तो मास्क तक का इस्तेमाल नहीं किया था। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या इस हाल में कोरोना के संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सकेगा? कोरोना सिर्फ इंसानों के लिए खतरनाक नहीं बल्कि इसका संक्रमण जानवरों में भी फैल रहा है और इसे लेकर हरिद्वार में वन प्रभाग चौकन्ना हो गया है। हरिद्वार वन प्रभाग में हालांकि अभी तक किसी जानवर के कोरोना संक्रमित होने की सूचना नहीं है, मगर एहतियात के तौर पर वन विभाग ने जानवरों की सुरक्षा बढ़ा दी है। हरिद्वार रेंज में राजाजी रिजर्व पार्क का एक बड़ा हिस्सा शामिल है जिसमें बड़ी संख्या में वन्य जीव रहते हैं। संक्रमण के खतरे को देखते हुए वन विभाग अलर्ट मोड पर है। उत्तराखंड या इस आसपास के क्षेत्रों में कोई इस तरह का मामला प्रकाश में नहीं आया है, लेकिन हम लोगों ने इसके लिए यदि कोई भी वन्य जीव कहीं मृत अवस्था में पाया जाता है या इस तरह की कोई दुर्घटना होती है तो उसमें इसके सैंपल लेकर और कोरोना के लिए भेजने का पूरा इंतजाम किया है। जो उसके लिए आवश्यक उपकरण है वो हमने अपने पास रखे हैं। हमारे पास पशु चिकित्सक हैं जो इसके लिए जो है पूरी तरह से तैयार है। तो कोई भी ऐसी स्थिति आती है और साथ ही स्टाफ को भी हमारे द्वारा कहा गया है कि भाई इस संबंध में जब आप वन्य क्षेत्रों में गश्त करते हैं तो पूरी इसमें निगरानी रखी जाए कि कोई भी वन्य जीव अगर इस प्रकार का कोई लक्षण दिखाई देता है तो फिर उसमें तदनुसार ही कार्रवाई आगे की जा सकती है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को देखते हुए जिला कारागार में बंद 8 कैदियों को 3 महीने के लिए पेरोल पर छोड़ने का फैसला लिया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने नैनीताल हाईकोर्ट की राज्य स्तरीय हायर पावर कमेटी के निर्देश पर यह फैसला लिया है। ये उत्तराखंड राज्य हाई पावर कमेटी की संस्तुति पर हमारे जिले के कुल 6 विचाराधीन बंदी और 2 सजायाफ्ता बंदी को अग्रिम 3 माह के अंतरिम
रिहाई पर छोड़ा गया है। गढ़वाल मंडल में अब शिक्षा विभाग ने उन निजी स्कूलों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है जो कोरोना काल में ट्यूशन फीस के नाम पर मनमानी फीस ले रहे थे। अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल मंडल को महानिदेशक विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड की तरफ से अहम निर्देश मिले हैं और सरकार के निर्देश हैं कि ऐसे स्कूल जो ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं और सिर्फ ट्यूशन फीस ही ले सकते हैं, इसके अलावा स्कूल पेरेंट्स से बाकी कोई भी फीस की डिमांड नहीं कर सकते। मंडल के सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को स्कूल की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कहा गया है। शासन के और सरकार के संज्ञान में कुछ लोग लाए हैं कि कुछ जो निजी विद्यालय हैं, प्राइवेट स्कूल्स, वो तो ट्यूशन शुल्क के अलावा भी कई सारे शुल्क जो है लोगों से ले रहे हैं। और जबकि कोरोना काल के कारण विद्यालय लगभग बंद हैं, तो इसमें गवर्नमेंट के स्तर पर जो है एक दिशा निर्देश जारी हुए हैं कि जो भी प्राइवेट स्कूल हैं वो केवल ट्यूशन फीस लेंगे, और ट्यूशन फीस भी तब लेंगे जब वो ऑनलाइन क्लासेस चला रहे होंगे। जो ऑनलाइन क्लासेस नहीं चला रहे हैं उनको ट्यूशन फीस लेने का भी कोई हक नहीं है। रुड़की के मंगलौर में किसान सेवा समिति में 7 कर्मचारियों की अवैध तरीके से नियुक्ति का आरोप है। अब इसे लेकर किसानों ने समिति के दफ्तर पर प्रदर्शन किया। समिति की मांग है कि मामले की जांच होनी चाहिए। किसान का आरोप है कि 7 लोगों की गुपचुप तरीके से नियुक्ति कर दी गई है। हल्द्वानी से महज 8 से 10 किलोमीटर दूरी पर बसा है हिम्मतपुर नकायल राजस्व गांव में आता है। गांव के लोग पिछले लंबे समय से सड़क की मांग कर रहे हैं, लेकिन इनकी मांग पूरी हो नहीं पाई। लोगों की मांग है कि गांव को जोड़ने वाली सड़क और उस पर बहने वाली सूखी नदी में पुल बन जाए, लेकिन लोगों का इंतजार लंबा होता चला जा रहा। कई पीढ़ियां गुजर गई, लेकिन यह इंतजार अभी तक खत्म नहीं हुआ। मानसून सीजन नजदीक आते ही लोगों का जो डर है वो और बढ़ जाता है। यहाँ सबसे ज़्यादा समस्या पुल की है। अब जब मानसून के आते ही यहाँ आवागमन रुक जाता है, जिससे आने जाने में बहुत परेशानी हो जाती है। और कोविड-19 को देखते हुए अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मान लो अगर किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो उसे कैसे ले जाया जाए, इसमें सबसे ज़्यादा समस्या है पुल की। इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है।